क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द टू कोर्सेज ओपन टू एन एग्रीव्ड पर्सन अंडर द क्रिमिनल लॉ। यानी कि इसे मैं इंग्लिश में पढ़ा है लेकिन हिंदी में आपको समझाऊं तो कि क्या क्या क्रिमिनल लॉ के अंदर एग्रीव्ड पर्सन के लिए क्या दो कोर्स ओपन होते हैं, क्या वेज ओपन होते हैं, किस तरीके से वो अपनी बात को पहुंचा सकता है क्रिमिनल लॉ में, जिससे एग्रीड पर्सन मतलब जो विक्टिम है। आंसर है इसका कंप्लेंट पिटीशन और एफआईआर के थ्रू। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये दो तरीके होते हैं जिससे क्रिमिनल लॉ में एग्रीड पर्सन को राहत मिल सकती है। जिससे रीजंस क्या हैं अगर इसके बोलूँ, जब कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है तो विक्टिम या एग्रीव्ड पार्टी जो होती है फाइल करती है या तो कंप्लेंट पिटीशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, या एफआईआर लॉन्च करते हैं पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। लेकिन ये जो एफआईआर, इसलिए एफआईआर और कंप्लेंट जो होते हैं टू वेज होते हैं बाय विच क्रिमिनल केस में बी इनिशिएटेड। जिससे जो क्रिमिनल केस जो होता है वो शुरुआत होती है, जिससे कि आपने एफआईआर फाइल कर दी, कंप्लेंट फाइल कर दी, एफआईआर आपने पुलिस ऑफिसर इंचार्ज के सामने फाइल करनी होती है और कंप्लेंट आपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने फाइल करनी होती है। तो ये दो तरीके हैं जिससे क्रिमिनल केस इनिशिएट होता है। जब एफआईआर लॉन्च होती है केवल, तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तभी होती है, जो कि हम एफआईआर कहते हैं, जिसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही होती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको मैं आगे की वीडियोस में समझाऊंगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसका संज्ञान लिया जा सकता है, सेक्शन 154 में सीआरपीसी में इसका उल्लेख है। और लेकिन कंप्लेंट पिटीशन हमेशा फाइल्ड होगी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों के लिए। 2D सेक्शन में कंप्लेंट डिफाइंड है। हाउएवर नॉर्मली इन द केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं जैसे कि मर्डर, डेकॉइटी एक्सेट्रा, जिस द बेसिस ऑफ इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल केस इज एन एफआईआर होती है और कंप्लेंट नहीं होती है इसमें, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है तो इसमें एफआईआर फाइल होगी, कंप्लेंट नहीं। इसलिए कहते हैं कि एफआईआर जो होती है पुलिस के सामने करते हैं और कंप्लेंट पिटीशन हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने होती है, जो कि एग्रीड पर्सन के लिए के लिए अंडर क्रिमिनल लॉ में उपलब्ध है। क्वेश्चन 2 है, ए कमिट्स एन ऑफेंस। ए कमिट करता है ऑफेंस अंडर सेक्शन 403 इंडियन पीनल कोड के अंदर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी ऑफ बी, ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ बी के रेस्पेक्ट में। व्हाट कोर्स और कोर्सेज इज आर ओपन टू द एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी इसमें कौन सी है? बी। फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट ए के खिलाफ, क्योंकि ए ने ऑफेंस कमिट किया है तो उसके खिलाफ ही केस दर्ज होगा, जो करेगा बी जो कि एग्रीव्ड पार्टी है। Prosecution against A can B initiate the prosecution by lodging first information report, give reasons। इसमें हमें बताना है कि क्या जो B है वो प्रोसिक्यूशन को या केस को इनिशिएट कर सकता है by lodging first information report। इसके आंसर्स गिव रीजंस के साथ देने हैं। तो आंसर तो इसका ये है कि जो ओनली कोर्स ओपन टू बी है इज टू फाइल कंप्लेंट पिटीशन बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बी कांट इनिशिएट प्रोसिक्यूशन बाय लॉजिंग एफआईआर। वाई? तो इसकी रीज़न है, ये हमें पता है कि केवल बी को फाइल करनी होगी इस केस में कंप्लेंट पिटीशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, वो एफआईआर फाइल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये वेल सेटल्ड है कि एग्रीड पार्टी क्रिमिनल केस में इनिशिएट करेगा प्रोसिक्यूशन टू वेज में, हमें पता है, बाय फाइलिंग ए कंप्लेंट इधर और बाय लॉजिंग एन एफआईआर। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, prosecution may be initiated by lodging an FIR when an offence is cognizable। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी में, तब ही हम एफआईआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन इस केस में, प्रेजेंट केस में, ए ने कमिट किया डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 403 आईपीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ बी विच इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, डिफाइंड अंडर सेक्शन। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है? सीआरपीसी के सेक्शन 2L में।
इसलिए ए कांट लॉज एन FIR इन दिस केस. द ओनली कोर्स ओपन टू हिम इज टू फाइल ए कंप्लेंट पिटिशन बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर इनिशिएटिंग ए प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट बी. अब हम अपने क्वेश्चन 3 पे आते हैं आज के, जो कि है कैन ए कंप्लेंट बी मेड अगेंस्ट अननोन पर्सन और पर्सन्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लीगल जीके में भी काम आ सकता है. आपके को पता होना चाहिए इसका मतलब कि क्या कंप्लेंट केवल अगेंस्ट अननोन पर्सन या पर्सन्स पे ही फाइल की जा सकती है. तो आपका आंसर होगा येस, इट कैन बी मेड अगेंस्ट. हो सकती है अननोन पर्सन और पर्सन जिसका हमें पता नहीं है, उसके अगेंस्ट भी हम कंप्लेंट कर सकते हैं अगर उसने कोई हमारे साथ कोई क्रिमिनल केस में किया है. तो सेक्शन 2D कहा है एंड इसका बेदियोस केस है AIR 1933 पेज नंबर 297. रीज़न है सेक्शन 2D है विच गिव्स द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट देती है, जो कि डेफिनेशन कंप्लेंट की देते हैं. वो प्रोवाइड करते हैं कि कंप्लेंट पिटिशन जो कि होगी अगेंस्ट ए पर्सन मे बी नोन और अननोन. नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है टू द कंप्लेनेंट. Thus, it can be said that a complaint may be made against a person not known to the complainant. In Badiou's case also, it was held that it is not necessary that the name of the accused should be given in complaint petition. ये ज़रूरी नहीं होता कि complaint petition में भी ये accused का नाम दिया जाए या लिखा जाए. हमारा क्वेश्चन 4 है कि ए फाइल करता है पिटीशन CJM कोर्ट में, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, रिगार्डिंग कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बट मेक्स नो प्रेयर फॉर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट एक्यूज्ड पर्सन्स. कि कोई भी एक्शन लेने के लिए एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ प्रेयर नहीं करता है. ए कैन दिस पिटीशन बी ट्रीटेड एज कंप्लेंट पिटीशन. तो आंसर होगा इसका नो. वाई दिस पिटीशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए कंप्लेंट पिटीशन. सेक्शन 2D में डिफाइंड है कंप्लेंट को किया गया है. एंड अहमद्स केस 17 CWN 980 एंड हैदर्स केस 368222. रीज़न है जो रेलिवेंट पार्ट है सेक्शन 2D का, जो कि डेफिनेशन देता है कंप्लेंट का और कहता है कि कंप्लेंट पिटीशन जो है मस्ट बी मेंशनड होनी चाहिए मजिस्ट्रेट के साथ. ये मेंशन होना चाहिए कि दैट द मजिस्ट्रेट शुड टेक एक्शन अंडर दिस कोड. कि मजिस्ट्रेट को लेना चाहिए कॉग्निजेंस या एक्शन अंडर दिस कोड. दस इफ द पिटिशनर डज नॉट मेक ए प्रेयर इन ए पिटिशन filed before the magistrate for taking action under CRPC 1973. इसलिए ही अगर पिटिशनर कोई भी प्रेयर नहीं करता है पिटिशन में कि फाइल की जाए मजिस्ट्रेट के लिए for taking action under CRPC 1973, ये पिटिशन can't be treated as a complaint petition. ये पिटिशन को कंप्लेंट पिटिशन हम नहीं देख सकते. सेम व्यू वाज टेकन बाय द कोर्ट्स, जैसे मैंने बताया अबव केसेस का है. इस केस में प्रेजेंट केस में ए ने पिटिशन में कोई भी प्रेयर नहीं करी है मजिस्ट्रेट के सामने. दस इट इज़ नॉट ए कंप्लेंट केस पिटिशन. कि ए कमिट करता है ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन अगेंस्ट बी. बी ने फाइल किया कंप्लेंट पिटीशन बिफोर द CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगेंस्ट ए के खिलाफ रिगार्डिंग कमीशन ऑफ द कंसर्न्ड ऑफेंस, जो ऑफेंस उसने कमिट किया है ए ने. आफ्टर लॉन्ग डिले, बहुत डिले के बाद, लेकिन विद इन अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर, बहुत डिले किया है लेकिन लिमिटेशन का पीरियड के अंदर ही उसने ये फाइल किया है. इन सेक्शन 460 गिवन इन सेक्शन 468 of CRPC. Should the Chief Judicial Magistrate not entertain the complaint petition on the ground that it was filed after a long delay? अब क्वेश्चन आता है कि क्या CJM कोर्ट CJM मजिस्ट्रेट को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या एंटरटेन नहीं कर सकते हैं कंप्लेंट पिटीशन, इस पिटीशन को कंप्लेंट की ऑन द ग्राउंड दैट ये बहुत ही लॉन्ग डिले के बाद फाइल की गई है. या फिर विल द लॉन्ग डिले गो अगेंस्ट द कंप्लेनेंट इफ इट हैज़ नॉट बीन रीजनेबली एक्सप्लेन्ड. या फिर
क्या जो लॉन्ग डिले है वो कंप्लेनेंट के अगेंस्ट चली जाएगी जो कि रीजनेबली एक्सप्लेन नहीं की गई है? रेफर टू द केस लॉ करना है इसमें, अगर कोई है ऑन द पॉइंट। आंसर है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन नॉट रिफ्यूज टू एंटरटेन द कंप्लेंट पिटीशन ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज फाइल्ड आफ्टर लॉन्ग डिले। यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिफ्यूज़ नहीं करेंगे एंटरटेन करने से, कंप्लेंट पिटीशन को मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसी ग्राउंड पे कि ये लॉन्ग डिले पे फाइल्ड हुई है, क्योंकि लेकिन ये लॉन्ग डिले जो है वो सर्टेनली गो अगेंस्ट द कंप्लेनेंट इफ़ इट हैज़ नॉट बीन रीजनेबली एक्सप्लेन्ड बाय द कंप्लेनेंट। यानी कि कंप्लेनेंट जो पुलिस ऑफिसर है जिसने कंप्लेंट लिखी है, अगर वो कंप्लेनेंट जो है अगर वो फाइल करेगा अगर वो एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे हैं इस लॉन्ग डिले को, तो वो उसके अकॉर्डिंग कंप्लेनेंट अगेंस्ट चला जाएगा ये लॉन्ग डिले। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था इन असिस्टेंट कस्टम्स कलेक्टर बॉम्बे वर्सेस LR मालवानी AIR 1970 SC 1279। रीज़न क्या है इसका? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया था कि जो डिले है फाइलिंग ए कंप्लेंट में भी ये सर्कमस्टांस हो सकता है टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, जिसको हमें कंसिडरेशन लेना चाहिए कि टाइम ऑफ अराइविंग एट द फाइनल वर्डिक्ट में। बट लेकिन इस इटसेल्फ ये अफर्ट करता है कोई भी ग्राउंड नहीं फॉर डिसमिसिंग द कंप्लेंट, कि कंप्लेंट को एफर्ट करने के लिए कंप्लेनेंट को डिसमिस करने के लिए कोई भी ग्राउंड एफर्ट नहीं करता है। Thus it can be said that in the present case delay by accused, ये जो डिले है कंसिडरेशन एट द अराइविंग एट द फाइनल वर्डिक्ट बट बाय इटसेल्फ इट अफर्ट्स नो ग्राउंड फॉर डिसमिसिंग द कंप्लेंट। इसलिए इस केस में डिले जो है एक्यूज जो करता है इज़ नॉट सफिशिएंट टू डिसमिस द कंप्लेंट इवन इफ इट हैज़ नॉट बीन एक्सप्लेन रीजनेबली। ये ग्राउंड नहीं कर इस ग्राउंड पे सफिशिएंट नहीं है कि कंप्लेंट डिसमिस हो जाएगी कि वो केवल रीजनेबल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की गई है कारण सहित, दो इट इज़ वाइटल इन अराइविंग एट ए कंक्लूजन बाय द कोर्ट। ये जो है अगेंस्ट द कंप्लेनेंट के केस में इट विल गो अगेंस्ट द कंप्लेनेंट एंड वीकन हिज केस, उसकी केस को कमज़ोर भी कर देगा। एज वाई लॉन्ग डिले इन इनिशिएटिंग द प्रोसिक्यूशन थ्रू कंप्लेंट से जो हो रहा है, द कंप्लेनेंट गेट्स टाइम फॉर फैब्रिकेटिंग एंड कंकॉक्टिंग द केस, फैब्रिकेट कर सकता है, झूठा बना सकता है अगर लॉन्ग डिले हो जाएगी केस को, तो इसलिए इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन को ये वीक कर सकता है केस को। सुप्रीम कोर्ट ने एग्री करा है इस व्यू से कि किस केस में, LR मालवानी के केस में, जिसमें ऑब्जर्व किया गया है खेड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1971 SC 66 दैट अगर कंप्लेंट पिटीशन फाइल्ड हुई है लॉन्ग डिले के बाद तो ये ड्यूटी होती है प्रोसिक्यूशन की कि वो डिले को एक्सप्लेन करे प्रॉपर तरीके से। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो ये अनडाउटेडली इट इज़ ए सर्कमस्टेंस ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, तो इसको ध्यान में रखा जाएगा।